All of us, our eyes are clouded by this avrana of Maya, and in case of most urban Indians, it is this avrana of Maya, this avrana of delusion, that prevents them from seeing our history as the way it really is. But once that veil lifts, and that was the whole Avrana book is about, then you can never unsee what you have seen, and then that moment of awakening, it remains with you forever. My thought process is we as a nation need to become so strong that nobody messes with us. We as a nation need to be so smart that nobody fools us. We as a nation need to be so rich that we don't owe anything to anybody. तो हम आज बात करेंगे कल्चर की भी और कुंभ की भी। आनंद जी बड़े एडवेंचर करके यहाँ आए हैं एक्चुअली। सुबह से दिल्ली से निकले हुए, वो शाम शाम हो गई उनको प्रयाग पहुंचते पहुंचते, मतलब प्रयाग तो पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो गई। तो वहीं से उन्होंने प्रयाग का जो पहला अनुभव है, असल अनुभव है, जो ले लिया। तो मेरा पहला सवाल तो उनसे यही होगा कि आप बड़े कष्ट करके यहाँ आए हैं, यू ट्रैवल्ड क्वाइट अ बिट टू बी हियर। तो आपका अनुभव थोड़ा सा लोगों को बताइएगा भी, आप किस परिस्थिति में यहाँ आके पहुंचे और कैसा लगा आपको ये सब होते हुए। नमस्ते। और सबसे पहले तो कल्चर कुंभ और आपका और शांतनु खासकर का, शांतनु गुप्ता का धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, क्योंकि इसी बहाने 144 साल में आने वाले इस महाकुंभ का मैं एक छोटा सा अंश हो पाया हूँ। करीब 40 करोड़ लोग कुंभ आ चुके हैं, उनमें से एक मैं हो पाया हूँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच। जो मनस्थिति की आपने बात की या फिर जो मुझे लगा, देखिए सुबह 10 बजे मैं अपने घर से चला हूँ और शाम को 6:15 बजे मैं आपके पास पहुँचा हूँ, यहाँ पर परमार्थ के टेंट पे परमार्थ निकेतन पहुँचा हूँ। तो आप सोच सकते हैं फ्लाइट 1.5 घंटे की है, वहाँ पर रास्ता 1 घंटे का है, बाकी समय एयरपोर्ट से यहाँ आने में लग गया। लेकिन बारिंग अबाउट 30 सेकेंड्स जब मुझे थोड़ा सा एक इरिटेशन हुआ, आई वॉज नॉट अनहैप्पी, आई वॉज नॉट इरिटेटेड, और मैं शांत था और मैं खुश था। मैंने आपको भी वही कहा कि महादेव जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, महादेव जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये हमारी संस्कृति में है। ये जो इक्विपॉइस, समान अवस्था, इसकी बातें भगवत गीता में भी हैं, इसकी बातें हमारे पुराणों में आगे जाकर होती हैं, इसकी बातें वेदों में भी हैं, ऋग्वेद में भी हैं। अगर आप भगवत गीता की नहीं बात करेंगे, आप अष्टवक्र गीता की बात करेंगे, उसमें भी जो कॉन्वर्जेशन होता है राजा इंद्रद्युम्न और जनक और अष्टवक्र के बीच में, वहां पर भी 2 एनलाइटेंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस समान अवस्था कि अपने सेल्फ। स्वामी विवेकानंद भी इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे इसमें है कि देखिए, जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आप कंट्रोल करके क्या पालो कर रहोगे, तो आप स्ट्रेस ही होने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ वो कर सकते हो जो आपके कंट्रोल में। आपके कंट्रोल में क्या है कि देखिए, आप फ्लाइट में बैठे, आप बैठे रहिए, जब तक वो उड़ता नहीं, फ्लाइट को तो आप नहीं उड़ा सकते, तो और जब तक आपके वहां टैक्सी नहीं आएगी आप कहीं जा नहीं सकते। आप क्या करते हैं, आप बाहर निकल के पैदल चलना शुरू कर सकते हो। यही आपके कंट्रोल में है ना, और कुछ तो नहीं है। तो दैट पार्ट अगर हम सीख लेते हैं, ये सिविलाइजेशनल थॉट प्रोसेस है, और ये नॉलेज बाहर बाकी कंट्रीज में या बाकी सिविलाइजेशंस में नहीं है। शायद कुछ पुरानी सिविलाइजेशन जो मर चुकी हैं, जो नहीं है अब हमारे बीच, जिनको खत्म कर दिया गया है, उनमें ये बात होती होगी, मुझे नहीं मालूम, पर हम तो अभी भी जीवित हैं। दूसरी बात हमारी ये है कि हम कुछ भी करो ना, रास्ता निकाल लेते हैं। जुगाड़ ही नहीं, सर्वाइवल करने का, आगे बढ़ने का, जीने का और चलते रहने का। चरैवेति चरैवेति ये बात की जाती है, संघ की फिलॉसफी में भी है, लेकिन उपनिषदों में भी ये बात लिखी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, इसीलिए हम जिंदा हैं एज अ सिविलाइजेशन। हमारी सभ्यता और संस्कृति आज भी जीवित है, बावजूद इसके कि 30 मिलियन से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार किया गया है। यहां तक कि हिंदू कुश पर्वतों का नाम भी हिंदू जहां कटते हैं, ये हिंदू कुश, कुश यानी कट,
तो हिंदू कुश जहां पर कटते हैं, हिंदू जहां कटते हैं वहां से उसका नाम भी पड़ा है। इसके बावजूद हम जिंदा हैं, जीवित हैं, हमारा ज्ञान भी जीवित है। यहाँ से लेकर के चले गए, जर्मनी के लाइब्रेरीज में फंसे हैं, नालंदा को जला दिया, तक्षशिला को जला दिया, फिर भी ब्रह्म संहिता का 5वां चैप्टर एक छोटे से मंदिर में इनको चैतन्य महाप्रभु को मिलता है, दक्षिण के एक छोटे से मंदिर। तो बचा के रख लिया हमने, कुछ पन्ने ट्रांसलेशंस लिख करके पढ़ करके हमने नॉलेज भी आगे बढ़ाया, वैल्यू सिस्टम्स भी आगे बढ़ाई। आप तो लूम्स को पढ़ती हैं शेफाली जी, आपने खुद कहा इस बात को कि 2000 साल पुरानी बात, वो एक पैटर्न है जो आज भी होता है। तो ये चीज जो है ना, हमारा काम यह है कि बढ़ाते रहो। आज देखिए प्रयागराज में भी सब बढ़ ही रहे थे, कोई एक जगह रुका नहीं था, सब बढ़ ही रहे थे। गाड़ियां धीरे धीरे बढ़ रही थी, बाइक्स थोड़ा और तेज बढ़ रहे थे, पैदल चलने वाले सबसे तेज बढ़ रहे थे, पर सब बढ़ रहे थे। तो ये बात हमारे लिए बहुत बढ़िया है। तो आई थिंक दैट्स वेयर इट इज। आई थिंक वही सीख थी कि प्रयागराज में कि आपको बुलाया गया है, आपको अवसर मिला है यहां आने का, थोड़ा कष्ट उठाइए, तभी तो जब आप यहां आओगे, यहाँ की हवा में एक जादू है, एक मैजिक है, उसका आनंद भी तो आपको आएगा। थके हारे आप पैदल चल के आ रहे हैं और फिर जैसे ही अंदर घुसे, आपने सांस ली, आपको लगा वाह, फुल एनर्जाइज हो गए। आपने पूछा भी कि आप इतने फ्रेश कैसे, फिर मुझे नहीं मालूम मैं कैसे, मैं फ्रेश महसूस कर रहा था। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। मेरे लिए सीख हुई थी। मैं कभी इंस्टाग्राम में ज्यादा लाइव्स करता नहीं हूँ, पर आज मुझे ऐसा लगा कि लाइव चले जाऊं। पूरा फुल पुलिया है, जाम लगा है, मैं चल रहा हूँ। मुझे कॉलेज के दिन आ गए, याद आ गए। बसों में धक्के खाते थे, अर्ली स्ट्रगल्स थे, पैदल चलते थे बहुत, हम कहीं भी जाते थे पैदल, पैसे नहीं होते थे, पैदल ही चलते थे। तो मेरे पापा बहुत चलाते थे बचपन में हमें पैदल। ब्रिज के ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर से रेल चल रही है, यहाँ से आदमी चल रहा है, वहां से नीचे जमुना जी बह रही है, ऊपर सामने वहां संगम दिख रहा है। इट वॉज अद्भुत। मैं गाड़ी में बैठता तो शायद मैं नहीं देखता। तो उस वक्त मुझे लगा कि भाई ये भी महादेव की कृपा है कि आपको चला रहे हैं, ताकि आप धीरे धीरे इसको अपने अंदर ये करें, इंगित करें, एंड देन यू एक्सपीरियंस दैट। आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। नोबडी, मेरे आगे एक फादर अपने छोटे बेटे को सो रहा था, उसको लेकर के चल रहा है, उससे आगे एक महिला चल रही है, बोझा ढो रही है, पीछे एक वृद्ध पुरुष चल रहे हैं, एक आदमी साइकिल में चल रहा है, वो भी चल रहा है, सब चल रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को धक्का नहीं मार रहा, कोई एक को नहीं करा तो हट मैं जाऊंगा ना, ये भी नहीं है। ये भी हम में ही है। आप सोचिए ना, कहीं और किसी और देश में ऐसा होता, कोई है जो ऐसा चुपचाप, जैसे भेड़ चाल कहते हैं इसको, पर भेड़ चाल नहीं, चल रहे हैं सब एक ही, सबको जाना तो एक ही जगह है ना। और कोई बोलेगा भैया रास्ता देना, तो हट जाएगा, बोले जाओ भैया तुमको जल्दी है, तुम जाओ। So I think these are things which we should own very proudly. We should own very proudly. माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, ये जो आपने बात कही है, ये तो भारत की सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है, जो आप बोल रहे हो कि एक ही सड़क पे इतने लोग जा रहे हैं लेकिन धक्का नहीं दे रहा है कोई, एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, ये आपको हर जगह पे दिखता है। और मैं एक और खास बात पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जो मैंने जब पहली बार देखा था, जब मैं उज्जैन के कुंभ में गई थी ऑलमोस्ट 15 ईयर्स अगो, तो वहाँ पे तो ऐसे चेंजिंग रूम्स, ये तो योगी जी ने ये सब करवाया, ये सब तो वहाँ पे था नहीं, वहाँ पे तो ओपन बैंक्स था और लोग नहा रहे थे, डिफरेंट एज के लोग। एक 18-19 साल की लड़की वो कुंभ स्नान करके आई और वो बाहर आ गई, और वहाँ तो जगह भी नहीं थी, बहुत छोटा घाट था, और वो वहीं पे एक सिर्फ साड़ी या दुपट्टा लगाया हुआ था और उसके इस साइड में रह के वो कपड़े चेंज कर रही थी अपने, और उस साइड पे एक लड़कों का, यंग लड़कों का, 20-21 साल के लड़कों का एक ग्रुप था, वो भी अपना अपना स्नान कर रहे थे। लेकिन मुझे खास बात ये लगी कि उन्होंने, उन लड़कों ने इस तरफ ऐसे, मतलब क्यूरियोसिटी की वजह से भी उनकी आंख इधर उधर जई नहीं, वो नीचे देखते रहे। जैसे वो रामायण में लक्ष्मण जी बोलते हैं ना कि हमने तो सीता का चेहरा ही नहीं देखा है, हमारी नजर तो केवल उनके पाँव की तरफ जो ही होती है। तो ये जो भारत की सिविलाइजेशनल समझ है, ये जो इंट्रिंसिक, ये जो मुझे हर जगह पे दिखती है जहाँ जहाँ मैं ट्रैवल करती हूँ। लेकिन मैं, जब आप मीडिया में हो, और जब मैं मीडिया में अगर छोटा कोई इंसिडेंट होता है तो मैं पढ़ती हूँ कि इंडिया इज अ रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वगैरह, तो मुझे बहुत दर्द होता है। तो
ये सत्य, ये जो दो कल्चर्स, जो जो डिबेट चलाया जाता है ना, इंडिया वर्सेस भारत, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि सच में ऐसा कोई डिवाइड है इंडिया वर्सेस भारत, और है तो उनमें क्या डिफरेंस है आपके इसमें, और भारत की जो ये इनहेरेंट सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है उसको क्यों नहीं बताया जाता है मीडिया? देखिए, आज से 5 साल पहले भी आपने क्या अंग्रेजी चैनल्स में भारत लिखते हुए देखा था? अब देख रही हैं, मेरे शो में तो देख ही रही हैं, हमारे चैनल पे तो देख ही रही हैं। तो ये चेतना है, जागने की बात है। और कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें बताई जाती हैं ये कहकर कि ये कूल नहीं है, इट्स नॉट कूल। आपने एक इंडिया वर्सेस भारत की बात की, तो ये इंडिया क्या है? ये इंडिया थोड़ा और वेस्टर्नाइज नहीं है। ये इंडिया वैसा नहीं है जिसकी परिकल्पना या फिर कुछ ऐसे लोगों ने की कि जिन्होंने कहा कि हमें पाश्चात्य सभ्यता से सीखना होगा, उन गोरों से सीखना होगा जिन्होंने हमें इसलिए कहा कि तुम काले हो तो इसीलिए तुम इंफीरियर हो। भाई, हमारे तो सारे भगवान काले हैं, तू क्या इंफीरियर? इस पूरी सृष्टि में समस्त सृष्टि तो काली ही है। उसमें तो ज्योति ज्ञान की आती है ना, प्रकाश तो छोटा सा है, बाकी सब तो काला ही है। श्याम भी हमारे काले हैं, राम भी हमारे काले हैं, महादेव भी काले हैं, तो फिर काली भी काली। तो आप मुझे ये बात बताइए, तो उसको लेकर के हम क्यों इसको इतना एम्ब्रेस करने लगे? पर हमको थोड़ा, क्योंकि बच्चा वही सीखता है, गुरु जो सिखाएगा शिष्य वही सीखेगा, पेरेंट्स वही सीखेंगे जो माँ बाप सिखाएंगे। अगर आपको बचपन से ये कहा गया कि भारत में कुछ नहीं रखा गया, तुमको विदेश जाना है, अच्छे नंबर लाओ, विदेश चले जाओ, तो वो व्यक्ति क्यों बड़ा होकर के भारत के साथ जुड़ा होगा? अगर हमारे माँ बाप ने हमें ये कहा होता, नहीं बेटा तुमको संस्कृत सीखनी है, थर्ड लैंग्वेज तुम्हारी जर्मन या फ्रेंच नहीं, संस्कृत होगी स्कूल में, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मातृभाषा भी सीखो, अगर ये कहा होता, और ये कहा होता कि तुम किताबें जो पढ़ रहे हो, तुमको मैक्युले पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुमको कोटलर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम चाणक्य पढ़ो, कौटिल्य पढ़ो, तुम विवेकानंदा पढ़ो, यू रीड दीज ऑथर। भारत के जो ऑथर्स हैं, भारत की जो लिटरेरी डेप्थ है, उसको आप समझो, उसको आप पढ़िए। I think it's because of this mindset which said that don't use Hindi on an English channel. Hindi is not the really good one. You know, if you want to watch crass stuff, you'll watch Hindi. If you want to watch class stuff, you'll watch English. No, there is so much more culture, there is so much more value systems that is imbibed there, and there is respect also. Yes, you know what the larger population consumes, the larger population consumes, yes. But that doesn't mean that you're doing very distilled work in English. Sorry, English journalism and the gold standards of Western media who are supposed to be, I don't want to name them directly, but they are not. They are the ones who declared that Iraq had weapons of mass destruction, and a decade later they said, sorry, we didn't find anything. So what did you do? Big blatant lie because your state said it? So you are not Godi media? You're independent media. You know, you got 55% stake of a particular country in your channel, in your publication, and you're saying you're independent. You're not running an agenda. Another one has got a 70% stake. And educational institutions which are being 50% funded by 2 or 3 nations, and they say, oh, we are very, very independent. We don't. No, not at all. The state is getting involved in education, so they will say everything about every other country with which there is a diplomatic pickle that this nation has, but they will never say anything about that country. So I think there is a global game also that's been played, and we've been played. We have been played because we were taught to think that we are inferior. We were not taught to think that we are self-sufficient, we are the knowledge generators, we are the people who understand spirituality, integral humanism, and also our own connection scientifically with the universe. We know all of this, but we were told that no, you don't know. 30 years ago, the same Dant Manjan brand came and said, don't use the koila, don't use salt, don't use clove and spices. And that same brand, 30 years later, certified by the same entity, is coming and saying, aapke toothpaste mein namak hai, or aapke this mein this. Oh, yeah, koila. So, what are you doing? They said, don't use Ayurvedic stuff. And now they're saying, oh, we are all Ayurvedic. So we've fallen for a marketing game. We've fallen for a marketing game because we didn't believe in ourselves. We didn't believe where we come from, who we are. So I think we have that curse on Hanuman, no? And it took a Jambavan. Yes, he forgot
Yeah, yeah. I don't know. I just hope and pray, and that's my only prayer this time around, that this should be our Jambavan moment as Bharat. That's what it is. I think it started with the 22nd of January in 2023. Yeah, 2024, beg your pardon. And I think it should culminate or fructify with 26th of February, Shivratri, at the end of Mahakumbh. I'll bring to you to a topic which is very close to my heart, which is basically about the status of women in India. So जब हम लोग पढ़ रहे थे तो स्कूल बुक्स में हमें पढ़ाया जाता था कि भारत में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था. जब ब्रिटिश आया तो उन्होंने फिर स्कूल्स शुरू किए लड़कियों के लिए, और दैट्स हाउ वुमेन्स एजुकेशन गॉट अ बिग इम्पेटस. बट जब मैं मंदिर देखने जाती हूँ भारत में, तो हर मंदिर में मुझे एक शील बालिका दिखती है, एक सुरसुंदरी दिखती है. वो कुछ लिख रही होती है, हाथ में पत्र. महाभारत में लिखा है कि रुक्मिणी ने कृष्ण जी को पत्र लिखा, तो मुझे आप प्लीज आप छुड़ा के आप मुझे लेके जाओ. और ऐसे हजारों उदाहरण हैं. आप तो तमिलनाडु से हैं. तमिलनाडु से देयर वाज अ क्वीन कॉल्ड सेम्बियन महादेवी हु बिलोंग टू 9th century CE. तो इवन आफ्टर आवर हस्बैंड्स डेथ, जो हमें बोला जाता था कि अगर पति मर गया तो यहाँ विधवा स्त्रियों को उनकी चिता पे जलाया जाता था, उनको सती कराया जाता था. लेकिन ये ऐसी क्वीन थी जिन्होंने एक नहीं दो नहीं, उनके पति के मृत्यु के बाद 14 मंदिर बनवाए. एंड शी स्टैंडर्डाइज्ड चोला आर्किटेक्चर, जो आज हम चोला स्थापत्य बोलते हैं, उसकी कोडिफिकेशन उन्होंने की थी कि इस मंदिर का ये ऐसे आर्किटेक्चर होगा. और उनकी सेंस ऑफ हिस्ट्री भी ऐसी थी कि उन्होंने पहले जो उनके जो मंदिर बने थे, तो उनके जो सारे एपिग्राफ्स थे वो उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं करे, उनको उन्होंने कॉपी करके स्टोन पे नए मंदिरों में लगवाया. तो उनका सेंस ऑफ हिस्ट्री भी इतना था. तो अगर इतनी पॉलिटिकल पावर 9th century में, 2000 साल पहले एक भारतीय स्त्री में थी, वो भी उसके पति के मृत्यु के बाद, तो ऐसा क्यों कहा जाता है हमको कि भारत में स्त्रियों को कोई अधिकार ही नहीं था? There's a book published by Indica group of publishers. It's called Arya, Aryaa. It's the noble women of Bharat. So उसमें गार्गी की व्याख्या है, मैत्रेयी की व्याख्या है. गार्गी जिसने यज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ करके उसको हराया. तो चित्रांगदा की बात है, who challenged Arjun, and and of course there is Subhadra. Okay, the war got over. Krishna left the mortal realm. Who took care of a very young Parikshit? Who took care of two very big kingdoms, Indraprastha and this one? So these are all questions, Hastinapur. So these are all questions which are answered, which are not asked. आपने 9th century की बात की ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. हमारी हिस्ट्री बुक्स में कहाँ 9th century की बात होती है? हमारी हिस्ट्री बुक्स में आप जानेंगे कि पिछले 600 साल में हमारी हिस्ट्री को समेट दिया, जहां हमको कहा कि तुम गुलाम थे, गुलाम हो, गुलाम रहोगे, यही कहा. इतना कि नहीं कि जो हिंदावी साम्राज्य था उसकी व्याख्या भी नहीं है 70 साल. इट्स लाइक द इंडिपेंडेंट इंडिया डिड नॉट एग्जिस्ट इन द हिस्ट्री बुक्स एट ऑल. हमारे तो 75 ईयर्स हैं. अगर पता हुआ इसको हटा दिया तो हिंदावी साम्राज्य वो 70 ईयर्स बिटवीन द मुगल्स एंड द ब्रिट्स, right? But it was never talked about. It's glossed over. So a lot of our history was glossed over. I met somebody, an acharya. She runs a Gurukul, Shefali ji, in Uttar Pradesh. Okay, very close to one of the bad lines, what was called a bad line. And she's running it for the last 15-20 years. All the students, there are 1100 girls, all getting Vedic instruction. Everyone wears a Yajnopavita like I do. Okay. Everyone is getting, is a priestess. And everyone are conductor, all of them are being trained to conduct. Plus, they're also doing CBSE education. So some of them are in IIT, some of them. So, and I asked her the same question like you're asking. So she said कि ऐसा कोई था ही नहीं कि अगर आप देखिए कि पुरानी जो पिक्चर्स हैं, अगर राम के गले में, राम के इस पे बदन पे ये है यज्ञोपवीत है, तो हनुमान के भी है और सीता के भी. Because everybody was treated as student. The Yajnopavita is just 3 particular threads. One talk said, I'm thanking my Pitrus, my ancestors. The other one says, I'm thanking the Devatas. And third one is my Gurus.
and I owe it to them for granting me knowledge. So when you are in the process of gaining knowledge, you wear the Yajñapavita. So, and it is, the ceremony is not conducted by the parents. The ceremony is conducted by the Guru in the Gurukul. So that's the tradition. What changed then? So any person belonging to any Varna, if they came to study, they wore the Yajñapavita because they were gaining knowledge. They were trying to become a Brahmana, someone who knows Brahmagyan. That's it. So that was how simple it was. What changed? After 9th century is when the invasion started. The invaders, what did they first do? They first attacked the schools. They attacked weddings. They attacked women. They started saying, looting, plundering, killing the young ones, the boys, and taking away the young ones, the women. To procreate, to enslave, to whatever, to mistreat, however. So what happened? They said, okay, don't send the women to Gurukuls. Keep them at home. For the idea of protecting them. But the education stopped because the continuation of education did not happen. Then they said, don't conduct weddings, especially in the north where the invasions happened. Don't conduct weddings in the day. Conduct it at night so that the family travels during the day when it is safe, conducts the wedding in the night because they will not realize, and the next day morning packs off and goes away. So that's why south में day में मुहूर्त है, north में अब रात में मुहूर्त. अब आजाद हो गए फिर भी वो चल रहा है क्योंकि हमें नहीं पता हम क्यों करते हैं. So I think a lot of things changed with respect to women because of the invasions. It was not because inherently in our civilizationally ethos women were considered inferior. You know, there is a very strong explanation, and people may agree, disagree, I leave it out to them, as to why the male would go out of the house and the woman would stay in the house, in a married couple, in a grihastha situation. It was because the woman was given the role of the nurturer. The woman was the one who had the ability to transfer value systems. The woman was the one in the house as the mother the child would listen to. Because the umbilical cord was connected with the woman, not with the father. So the role of ensuring that the next generation grows with the value system that the previous generation had, gets the knowledge and practices that make that person a good human being, was all the duty of the homemaker in the true sense. The male was asked to do hard labor because that's the only thing he was capable of. And he had to go and pursue knowledge further because that's the only place where he could go and use it. That is, go and tell society, because he did not have the patience as a father to nurture, treat, teach the young child. So they would do well as teachers, they couldn't do well as, educators inside the house. Those value systems, those small things which needed to be taught to the boy and the girl. This actual aspect of Samanavastha, all of this is supposed to be the responsibility. It got corrupted. When Krishna himself says that what I taught Vivaswan got corrupted over the years, over the generations and over the yugas, and I am bringing the knowledge back to you. That's what Vyasa writes. Society got corrupted, dharma got corrupted, everything got mixed up. People, let go of certain things and they looked at only, they did not, like today, everybody wants fundamental right, everybody forgets fundamental duty. So the same thing happened then. And that's how things got corrupted. So I think we need to realize that. आप मुझे बताइए ना, आप क्यों एक मैन और वुमन के बीच में डिस्क्रिमिनेट करोगे? आप तो मेरिट देखोगे ना. हमारे basic sense is not कि man is inferior to woman or woman is inferior to man. Our basic thing is who's the best at the job. That used to be the core construct. It got diluted. It got corrupted. It started getting misused. It was abused. And then it got, we got painted as a society, as a civilization, as a narrative. I think that's the whole evolution. We need to change that. Whenever I listen to you, I am really amazed by how well read you are and how wide is your reading span, and that's a genuine compliment. But you are a product of St. Xavier's, right?
I did my mass comm there, but Podar College. Okay. So Podar College, St. Xavier's, urban boy. And like Bhairappa says, you know, in his book Avarana, that all of us, our eyes are clouded by this Avarana of Maya. And in case of most urban Indians, it is this Avarana of Maya, this Avarana of delusion, that prevents them from seeing our history as the way it really is. But once that veil lifts, and that was the whole Avrana book is about, then you can never unsee what you've seen. And then that moment of awakening, it remains with you forever. So did you have any such moment of awakening, or was that awakened consciousness always a part of you when you were growing up? And this is something that I am personally interested in. No, it was not. I thought very differently. I did because I didn't know. And I had learned very differently. But I'll tell you what happens. I'm a very firm believer that if you allow life to guide you, it'll keep putting you in the right paths. The other thing is, I don't think there is anything called a coincidence. आपकी लाइफ में अगर कोई आता है या आती है, छोटे पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, लंबे समय के लिए, किसी वो एक रीजन है that they touch you, they come into your lives. तो अब आप देखिए कि मैं अंताक्षरी खिला रहा था 1996 में टीचर्स डे के दिन 5th of September 1996. मुझे आज भी याद है, मैं आपको बता रहा हूँ टीचर्स को. एंड आई हैड अ लेडी, हर नेम इज मीनल तालीम, एंड शी सेड, आनंद, आई वांटेड टू डू द काला घोड़ा फेस्टिवल फॉर महाराष्ट्र टूरिज्म. तुम आके करोगे, यू आर अ यंग चैप, वी वांट यंगस्टर्स एंड कम एंड डू, एंड यू आर अ गुड होस्ट, यू आर एन एमसी, कम एंड डू. व्हाट डिड दैट डू? It introduced me to Parsi culture. It introduced me to how the लाख की चूड़ियाँ कैसे बनती हैं. It introduced me to काठियावाड़ी सभ्यता. And I got curious. I got talking to the Kathiawadi people. What is your background? Where are you from? Parsis. I tried to understand, and they talked about Iran Shah. They talked about the fact that how they came here, and their entire the flame is in Udwada. And one of the gentlemen said, you know, we'll always be indebted to this country because it saved our sacred flame for 1,000 years. Over a period of about 10-15 years, I kept getting these inputs which said कि भाई तू जो सोच रहा है और जो है उसमें फर्क है. थोड़ा और पढ़, थोड़ा और पढ़, थोड़ा और पढ़. और मैं आपको सच बताऊं कि मेरा आरएसएस से कोई डायरेक्ट कनेक्शन बचपन से नहीं था. मेरे फैमिली में शायद कोई जाता होगा, शाखा जाते थे, वहाँ केरल में जाते थे, पर मैं नहीं जाता था और ना ही मुझे कुछ पता था. बट आई मेट समबडी व्हेन आई वाज इन एडवर्टाइजिंग, एंड ही यूज्ड टू वर्क विद द संघ, एंड आई डिडंट नो. तो ही सेड, आनंद जी थोड़ा सा अध्ययन कीजिए भारत के बारे. ही वाज द फर्स्ट गाय हु सेड भारत. तो आई सेड, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ही सेड, थोड़ा सा आपको देश के बारे में समझना आवश्यक है, थोड़ा आप पढ़िए कुछ. एंड देन ही रेफर्ड, ही सेड, आप सावरकर कौन है आप समझिए. सावरकर वो कोई व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ कूदा था या फिर जेल में बंद किया या फिर ये किया. सावरकर कौन थे, विवेकानंद जी कौन थे. एंड देन ही सेड कि आप भगवत गीता पढ़िए. सो ही सेड दैट, एंड आई सेड, अच्छा तो किसकी लिखी पढ़ूं, क्योंकि मैं तो हिंदी नहीं पढ़ सकता, हिंदी का पेशेंस नहीं, हिंदी आती है पर हिंदी का पेशेंस. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है, ट्राई एंड रीड. So, and then I asked somebody else, who's Bhagavad Gita or history, if I want to understand who should. So read Macaulay. And I was like, German guy writing Indian history, do I really want to read? I said, okay, let me just start with Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. And then I realized what English language is, because it was a different vocabulary. Then बोला dictionary पढ़ो, तो वहाँ से पढ़ना शुरू किया. Then somebody else turned around and said, who did I meet? I met another spiritual leader. I was not very, I used to do prayer. I was spiritual. I was not religious, okay? I was not. He turned around and he said, read the Gita not from a religion point of view. Read the Gita from a human point of view, and you will realize, and question, and read the purports, read the explanations, and you will realize there is so much science there. Okay. So then then I started reading the Gita perfunctorily, and then I said, okay, who's written this? Okay, somebody's singing it, but who was there, who chronicled, who sang this? Then I realized about Ved Vyas. So, and I said, okay, who's Ved Vyas? So it was like that. And then suddenly one day,
I realized what I am being asked to say or made to think and what actually is maybe at a variance. तो आई थिंक वहां से फिर धीरे धीरे मैंने बोला कि यार जो तुमको सब कहा जा रहा है और जो जो सही में है दोनों में फर्क है, अंतर है, तो कीप एन ओपन माइंड. ऐसा मत कहो कि ये सही है वो गलत है. आप ये करिए कि सबको जाने दो, मुझे डिसाइड करने दो क्या सही है क्या गलत है. And based on facts, तथ्य. I think that's where it happened. And this was around 2011, 2012, just when India Against Corruption had happened. And I had moved from sports journalism to news. And, you started reading more and more and more. And thankfully, life pointed me to the right authors. In both sense. The pun is also intended. But, that's what happened. It's really a remarkable journey. In your career as a journalist, you have made it a point to basically chronicle the good part of Bharat's growth in many ways, in cultural, business, entrepreneurship, whatever. So when you were doing this, when you were taking the other view, right? Normally, journalism is all about telling the bad stories. I mean, there'll be 10 people who are chronicling the story of Bharat's poverty या कुंभ में एक आध घटना दुखद जो हुई उसके बारे में 1000 चीजें लिखेंगे, लेकिन हर रोज जो अच्छा हो रहा है यहाँ पे उसके बारे में नहीं लिखेंगे. आपने अलग रास्ता चुन लिया. तो वो रास्ता चुनते चुनते और वो स्टोरीज क्रॉनिकल करते करते जो आप इतने भारतीय लोगों से मिले और उनकी कहानियां आपने सुनी, तो डिड इट ट्रांसफॉर्म यू पर्सनली? Transform, I will not say, because I always like to look, I'm a realist. I know half the glass is empty and half the glass is full, but I'd like to say that, okay, I'd rather make do with half the glass full rather than half the glass empty, and then drink up that water and quench my thirst, So that's the realistic, optimistic part of it. The other thing is, I think somewhere we've been taught to look at the good in everyone. There is always good in everyone. Someone may want to do bad for you, but I think because they are coming from a bad place. It hurts. You feel angry. You feel that you want to go after that person. But how does that change things? So that's one thing. The other thing I feel is that you become so strong that nobody messes with you. You become so smart that nobody fools you. So if somebody is doing something to you, that means you are vulnerable. So I think that's my thought process. My thought process is we as a nation need to become so strong that nobody messes with us. We as a nation need to be so smart that nobody fools us. We as a nation need to be so rich that we don't owe anything to anybody. I think I come from there. Because हम दूसरे को कितना भी कोस ले, आप उसको फिक्स तो नहीं कर रहे हो ना. कुंभ में 40 करोड़ लोग आ रहे हैं. 40 करोड़ लोगों के साथ आपकी कितनी घटनाएं हुई. जो भी हुई अनफॉर्चुनेट थी, जो भी पुण्यात्माएं गई अनफॉर्चुनेट थी, नहीं होना चाहिए. पर वो पुण्यात्माएं कुंभ में, गंगा तट पर, त्रिवेणी में उस वक्त गई जब परहैप्स सबसे अमृत काल था. तो एक तरीका ये देखने का है कि देखिए उनकी मृत्यु हुई. दूसरा ये है कि वो आए थे मोक्ष के लिए, शायद उन्हें मोक्ष मिला हो. आप यही प्रार्थना करें कि देखिए दुखद बात है, लेकिन आगे जो उनके साथ हो अच्छा हो, उनके परिवार के साथ भी जो हो अच्छा हो. आप यही प्रे कर सकते हैं और आगे ऐसी दुर्घटना ना घटे. उससे पहले और उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ. 40 करोड़ लोग में अगर आप 100 जन के साथ जो घटना घटी वो 40 करोड़ के एक्सपीरियंस को अगर डिफाइन करती है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि एक्सेप्शन इज द रूल. तो फिर आपसे बड़ा पेसिमिस्ट कोई नहीं हो सकता. तो आपके लिए तो फिर तो आपको कह देना चाहिए कि कोई भी अमेरिका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां अगर अमेरिका की पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी स्कूलों में लोग आके बंदूकें लाके शूट कर रहे हैं, फिर तो आपको अमेरिका जाना ही नहीं चाहिए. तो फिर आप क्यों अपने बच्चों को अमेरिका भेजने के लिए लगे हुए? तो फिर आपका रैशनल गलत है ना. भारत में एक्सीडेंट्स होते हैं, पर भारत की आबादी दुनिया की 20% पॉपुलेशन है. नहीं आप चुप, आई एग्री. आप गिर गए तो क्या चलोगे नहीं? That's one thought. But the other thought is the same people who say कि मैं प्रयागराज नहीं जाऊंगा या जाऊंगी या तुम भी मत जाओ क्योंकि वहां तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा पता नहीं.
आप यहां से 6000 किलोमीटर दूर किसी को भेजने को तैयार है, जाओ। वहां तो सबसे ज्यादा डेट रेप्स होते हैं, वहां सबसे ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में रैगिंग और अब्यूज होता है, वहां तो सबसे ज्यादा ये खतरा है कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई और आगे बंदूक से उसको उड़ा दे। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, it's very important for us to give hope, not take it away. I come from that school of thought. I may be wrong. I may not become the most watched journalist. My story, my show may not be the number one. I don't care. At the end of the day, I feel I have made a few people smile. Somebody on the other side of the camera is watching. Yeah, that's what it is. जो आप होप की बात करें ना, आशा की बात करें, वो हमारी फिलॉसफी में बहुत इंट्रिंसिकली है। हम हमेशा आशावादी ही रहते हैं। अभी आपने बात की कुंभ की कि 40 करोड़ लोग आके गए हैं अब तक, दैट इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडिया। तो आज सुबह मैं परमार्थ में एक ब्राजीलियन व्यक्ति से बात कर रही थी, तो मैंने उनको पूछा, वो पिछले 10 दिन से हैं यहाँ पे और काफ़ी घूमे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसा लगा। वो बोले कि जिस तरह का आयोजन यहाँ पे है वो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि आई सेड 1/3 ऑफ इंडिया वॉज हियर। ही सेड आप 1/3 ऑफ इंडिया की बात करें, 5 टाइम्स ऑफ ब्राजील इज हियर। और ऐसे में कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं घटी एक्सेप्ट फॉर दैट वन सैड इंसिडेंट। एंड देन ही सेड मैं 10 दिन से हूँ। तो मैंने उनको कहा कि आपने मतलब आपने सिर्फ यहीं पे सैनिटाइज खाना खाया कि आप बाहर जाके आपने रास्ते का खाना भी खाया। ही सेड मैंने सब कुछ किया, ये मेरी पहली विजिट नहीं है, लेकिन मैंने छोटे छोटे स्टॉल्स में खाना खाया, वहाँ पे चाय पिया, पानी में कितनी बार स्नान किया, और मुझे अभी तक एक कोल्ड भी नहीं हुआ। एंड ही सेइंग सो आई एम वेरी हैप्पी, आई फील वेरी सेफ ऑल्सो कि अब तो व्यवस्था के लिए हमारा सामान वगैरह है वो वहाँ चेक इन कर सकते हैं, घाट पे नहा सकते हैं, या किसी को अगर आप बोलोगे भी फ्लावर सेलर को कि मैं यहाँ रख रहा हूँ तो वो रख देगा। तो he said, I have a lot of faith in the honesty of Indian people, the genuine goodness of every भारतीय। ये अगर भारत से बाहर से आया हुआ कोई व्यक्ति ये कह सकता है, उसको ये दिख सकता है, तो भारत में ऐसा इतना बड़ा तबका लोगों का क्यों है जिनको अच्छा कुछ दिखता ही नहीं? ये तबका कितना बड़ा है मुझे बताइए। हाँ, करेक्ट ना। उनको क्यों, हम वो एक्सेप्शन है, अब वो अब रूल नहीं है, वो अब रूल नहीं है, वो एक्सेप्शंस हैं अब, दे आर नॉट द रूल। एंड आई टेल यू व्हाट इज देयर एग्जिस्टेंस, दे आर देयर एवरीवेयर, करेक्ट, बट व्हाट इज देयर इन्फ्लुएंस? इज दैट इन्फ्लुएंस ग्रोइंग और इज इट श्रिंकिंग? It's shrinking. Why is it shrinking? Because others do not agree with them. They are seeing that if I have faith, क्या करेगा? मैं जूते निकाल के ले गया, मैं गया नहाने, कोई जूते लेके चला गया ना, क्या होगा? ये जूते तो आपने पहने हुए हैं ना, कोई आपके पहने हुए जूते अगर उठा के ले जा रहा है, यानी उसकी जरूरत आपसे ज्यादा है ना। आप ये सोच लीजिए, माँ गंगा ने कहा यहाँ आया मेरे से आशीर्वाद देना, चल दान देके जा, ठीक है ना, क्या हो गया? इतना तो प्रभु ने आपको सक्षम बनाया कि आप एक जोड़ी जूता और ले सकते हो ना। अगर उस व्यक्ति को आपके जूते चुराने की आवश्यकता पड़ गई, यानी कि उसकी जरूरत आपसे ज्यादा है और आपको भगवान ने उससे ज्यादा सक्षम बनाया है, तो आप छोड़ दीजिए ना। आपको क्या होगा? आप जैसी इस भाव के साथ जाएंगे ना, आपका एक चीज इधर से उधर नहीं होगा। जैसे ही आपने बोला मेरी चीज है, कोई उठा ले जाएगा, वो जाएगी। तो ये रियलिटी है। अब वो व्यक्ति ब्राजील से आया, उसने बोला ठीक है मैं आया हूं, मैं इधर यहाँ इन लोगों के साथ बैठूंगा, मैं इन पे विश्वास करूंगा। जब आपने किसी पे विश्वास किया, वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर भी ये भाव है ना कि मैं भक्ति के उस पराकाष्ठा पे हूँ, भक्ति की उस जहाँ 40 करोड़ आत्माएं आई हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ लोग आए हैं, आत्माएं हैं, पुण्यात्माएं आई हैं। आत्मा जिन्होंने हजारों साल का चक्र जन्म मृत्यु का किया होगा प्रकरण, और वो आत्मा शायद जो कि 144 साल रुकी है कि यहाँ पहुंचे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं यहाँ इतनी पवित्रता है। कुछ गलत होगा, कुछ पाप होंगे, वो पाप भी धुल जाएंगे आगे जाकर के। कुछ आपने भी किए होंगे ना, जिसकी वजह से उसका फल भी आपको शायद कहीं भुगतना पड़ रहा है। तो आप यही समझ के चलिए। आई थिंक दैट्स द बेटर वे टू लुक एट इट। आई कीप गोइंग बैक टू दैट सिंपल थिंग, यू नो, कि तुम्हारा काम धनुष चलाना है या बाण चलाना है, वो बाण तीर पे जाके निशाने पे लगेगा भी, वो भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है।
तुम बस ये सब कर सकते हो कि वो जाके वहां लगे. यू क्रिएट ऑल द प्रोबेबिलिटी एंड यू डू योर बेस्ट. वेदर इट हिट्स द मार्क और नॉट इज नॉट इन कंट्रोल, एंड इवन इफ इट हिट्स द मार्क, द रिजल्ट ऑफ दैट इज ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल. वो भी नहीं. मैं यहां पहुंच जाता हूं 4 बजे, ठीक है, मैं तो आ गया टाइम पे. अब कोई और होता ही नहीं उधर 4 बजे, तो आप क्या करते? वो भी मेरे कंट्रोल. मैं तो अपना काम सही किया ना. शायद यही विदित था कि मैं 6 बजे पहुंचूं, आप सबसे मिलूं, और 6:30 से 7 बजे के बीच में हम ऐसी वार्ता करें जिसके बाद हर कोई खुश था और स्माइल करके चला गया. तो बस आपको बस पहुंचना है ना, आप पहुंच गए. I just want to live that philosophy. That's where I am right now. मनस्थिति अभी वहां है. And that's a wonderful way to end this discussion. जो हम गीता की बात करते हैं कि सुख दुख समे कृत्वा, वो इक्वानिमिटी होनी चाहिए. और आपने जैसे कहा कि ये 144 साल में जो आवर्तन हो रहा है और एक नया कॉन्शियस इस देश में जागृत तो हो चुका है, लेकिन अब चरम सीमा पे आना चाहिए. इसी आशा के साथ हम कल्चर कुंभ के इस अंतिम सत्र को विराम देते हैं. बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप यहाँ आ पाए और आपके साथ ये वार्तालाप करने का अवसर मुझे मिला. थैंक्स अ लॉट. यू बीन अ वंडरफुल वंडरफुल. थैंक यू सो मच. और मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सभ्यता पे संवाद, आप ये देश भर में ये प्रकरण आप कर रही हैं, कई साल विदेश रह करके भारत में आकर भारत के लिए काम कर रही है ना, इस चेतना को जगाने के लिए कुछ आप पीछे से चार्ज लगा रही हैं, शॉक वोल्ट्स ऐसे कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर डूइंग दिस, एंड टू एवरीबडी एट कल्चर कुंभ, द ऑर्गेनाइजर्स, द टीम, थैंक यू वेरी मच, एंड इट्स अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू बी हियर. थैंक यू सो मच. नमस्ते.